नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, अमेरिका ने एक नई कहावत को जन्म दे दिया है। कहावत कैसी? एक कहावत है जी, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। लेकिन अमेरिका ने एक कहावत ऐसी बना दी है कि कुल्हाड़ी को अच्छे से पहले नीचे रखो, उसके आजू बाजू में सीमेंट डालो ताकि वो बिल्कुल जम जाए और फिर ऊपर से कूद पड़ो। अपने ही घर में आग लगा दी है अमेरिका ने। कुल्हाड़ी को ये वाली उन्होंने कहावत बना दी है। क्यों? क्योंकि इस टैरिफ से सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो अमेरिका को होगा। चर्चा कर लेते हैं। अगर कल की बात करें, कल FII DII के अगेंस्ट में DII ने ज़्यादा माल खरीदा, लगभग 200 करोड़ का आंकड़ा आया। लेकिन अगर बात करें इमर्जिंग मार्केट की, तो इमर्जिंग मार्केट या इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी खबर है। आगे बढ़ते हैं साथियों। सबसे पहली बात तो ये है कि जो रुपया हमारा 88 रुपये पर पहुँच गया था, अब रुपया हमारा 85 रुपये पर आ गया है। मतलब 3 रुपये रुपया मजबूत हो गया है, जो कि शेयर बाज़ार के लिए अच्छी खबर है। आपको घबराना नहीं है। ये जो अभी बाज़ार गिर रहा है ना, अमेरिका के बाज़ार के साथ हमारा बाज़ार गिर रहा है, वो केवल माहौल वाला बाज़ार है कि वो भी गिर रहे हैं तो हम भी गिर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। अब घबराना नहीं है। अब पैसा लगाने का सही समय है। शांत बने रहो, थोड़ा सा एक दो सिचुएशन सुधर जाने दो। मैं अभी बात करूँगा कि सिचुएशन सही क्यों है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि देखो, सबसे पहली बात ये समझो कि अमेरिका ने हम पे लगाया 26% का टैरिफ, ठीक है, और ताइवान पे लगाया है 42% का टैरिफ, चाइना पे लगाया मतलब टोटल 54% का टैरिफ, है ना, और बांग्लादेश पे लगाया 37% का टैरिफ। अब आप एक बात समझो कि जो अमेरिका के व्यापारी हैं बड़े बड़े, उन व्यापारियों को अगर कोई प्रोडक्ट वो चाइना से बुलाते हैं तो 100 रुपये का सामान उन्हें 154 रुपये का पड़ रहा है। तो अगर वो बांग्लादेश से बुलाते हैं तो 100 रुपये का सामान 137 रुपये का पड़ रहा है। ताइवान से बुलाते हैं तो 100 रुपये का सामान 142 रुपये का पड़ रहा है। और अगर वो वही सामान भारत से बुलाते हैं तो 100 रुपये का सामान 126 रुपये का पड़ रहा है। तो और बाज़ारों के कंपेट में भारत का जो बाज़ार है ना, भारत की जो मार्केट है ना, वो अमेरिकी बाज़ारों को सस्ती नज़र आने लगेगी। तो भारतीय शेयर बाज़ारों के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि अमेरिका को जो बांग्लादेश या चीन या टेक्सटाइल वगैरह एक्सपोर्ट करता है, और भारत को अभी तुमने देखा होगा, कल इतनी बड़ी खबर आने के बाद भी तुम्हारा सियाराम सिल्क, वर्धमान, जितने टेक्सटाइल कंपनियां हैं वे ऊपर सर्किट 10-10%, 5-5%। ये तुम्हारा फार्मास्यूटिकल, भाई फार्मास्यूटिकल भागा, उसके पीछे तो समझ में आता है कि वे फार्मास्यूटिकल इसलिए भागा कि उसको टैरिफ से बाहर रखा। लेकिन ये टेक्सटाइल वाली कंपनियां क्यों भागी, या इनके पीछे क्या सरकार लॉजिक क्या है कि देखो, जब आपको कोई वस्तु किसी A पर्सन से खरीदते हो तो 150 की पड़ रही है, और सेम वस्तु तुम B पर्सन से खरीद रहे हो तो 125 रुपये की पड़ रही है, तो आप उस वस्तु को B पर्सन से खरीदना ज़्यादा रेफर करोगे। तो जो बाज़ार है ना अमेरिका को, भारतीय शेयर बाज़ार या भारतीय जो कंपनियां हैं वे सस्ती हैं, वहाँ पे भारत पैसा लगाएंगे। अब वही कारण है कि देखो, उनका जो डॉलर इंडेक्स एक समय पे 110 रुपये पर चला गया था, डॉलर इंडेक्स वो अब जो है 101 पे आ गया है। मतलब मैं जो आपसे बोल रहा था ना कि अमेरिका ने कुल्हाड़ी को अच्छे से रखा, उसको चारों तरफ सीमेंट डाली और फिर उसको धड़ाम से उसके ऊपर कूदा तरीके से। और अभी उनके 3 बयान आए हैं डोनाल्ड ट्रंप के। उन्होंने बोला कि देखो, सीधी बात है, ये तो होना ही था और आप सभी लोग तैयार हो जाओ, बाज़ार में बहुत लंबी रिकवरी आने वाली है। अब कहाँ से आने वाली है ये हमें पता नहीं, उनका क्या लॉजिक है ये हमें पता नहीं। वैसे वो गल्फ़ खेलने के बहुत शौकीन है। अब वो गल्फ़ में तो बहुत दिमाग को संतुलित रखना पड़ता है, पर चूँकि मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, वीडियो पर यूट्यूब पर अपलोड होगा। आगे चलते हैं बात करते हैं इमर्जिंग मार्केट के लिए डॉलर का कमज़ोर होना बहुत ज़रूरी है। डॉलर कमज़ोर होगा तो उसके केस में रुपया मजबूत होगा, और रुपया मजबूत हो रहा है। दूसरी बात है कि इनका जो, अगर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो बॉन्ड यील्ड लगभग 4 महीने के निचले स्थान पे आ गई है। कल की अगर बात करें, कल इनका जो डाउ जोन है ना 1300 पॉइंट टूटा है, नैस्डैक 6% टूटा है। 5 साल में सबसे बड़ी गिरावट आई है, कोविड से भी बड़ी गिरावट आई है अमेरिका के बाज़ारों में। अमेरिका में अगर आप हो और अमेरिका के अपने शेयर बाज़ार में किसी में पैसा लगा रखा है तो आप इस भूचाल से नहीं बचे होंगे। भारत में हो तो बच जाओगे, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं भारत में ही फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। भारत में अपॉर्चुनिटी के मौके नज़र आ रहे हैं। क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि भारत पे औरों के कंपेट में कम टैरिफ लगाया है। भाई पाकिस्तान पे भी 30% लगा है, बांग्लादेश पे 37% लगा है, चीन पे 54 लगा है, ताइवान पे उतना लगा है 42%। तो औरों के अगेंस्ट में भारत पे कम लगा है। और फिर भारत के पास में जो नेगोशिएशन का एक रास्ता छोड़ा है कि भारत सलाह कर सकता है, यार ठीक है, तुम अपने पे कुछ कम कर लो, मैं अपने पे कर लेता हूँ। क्योंकि चाइना से तो वो नेगोशिएट करेगा ही नहीं ना, क्योंकि चाइना ने उसे बोल दिया कि हम कर लेते हैं 2-2 हाथ। अब ऐसी सिचुएशन में जब किसी देश को आप आंख दिखा देते हो तो आप नेगोशिएट का जो
रास्ता है ना वो बंद कर देते हो, है ना। भारत ने अभी कोई अपनी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं दी है कि भाई आपने कितना टैरिफ लगाया। इसका मतलब सीधा है कि अगर भारत के जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, वो अगर उनके जो मिनिस्टर हैं जो फाइनेंस को समझते हैं या जो टैरिफ वगैरह का डिपार्टमेंट देखते हैं उनसे बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ प्रोडक्टों पे टैरिफ घटा सकते हैं। और अगर 26 है तो और सब तो भी कम है, तो भारत की जो कंपनियां हैं ना उनको ऑर्डर मिलेंगे, उनको धड़ाधड़ ऑर्डर मिलेंगे, तो उन कंपनियों के जो प्रॉफिट है उन पर इफेक्ट पड़ जाएगा। सबसे पहले ये समझो कि जो अमेरिका की इकोनॉमी है ना वो कंजप्शन से इकोनॉमी है। अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी नहीं है। चाइना की जो इकोनॉमी है वो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है। अमेरिका वालों ने सीधा सिंपल रूल बना रखा है कि जहाँ से जो सामान सस्ता मिल जाए उसे ले लो और अपने लाइफ को एंजॉय करो। ज़बरदस्ती का गधे घोड़े जैसे मेहनत करके कोई लाभ नहीं है। और जो प्रकृति का रूल है कि भाई जो आदमी मेहनत करेगा वो पैसा कमाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये स्वाभाविक है। तो सेम अब चाइना पैसा कमा रहा है क्योंकि भाई चाइना प्रोडक्ट्स कर रहा है और देशों में सप्लाई कर रहा है। अब सीधी सी बात है वो पैसा चाइना में जा रहा है, चाइना का जो जीडीपी है जो इकोनॉमी है वो बड़ी हो रही है। वो देख के अमेरिका को अभी याद आया कि यार ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा, अपन तो लोन ले लेंगे ऐसे कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि यार हम जो ना अब जो ना अमेरिका में अपनी कोई चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे और फिर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली काम करेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने बोला ना मेक इन इंडिया वाली पॉलिसी को, सेम उन्होंने बोला कि हम जो ना अमेरिका में प्रोड्यूस करेंगे और अमेरिका में ही वस्तु को करेंगे, कम से कम दूसरे से आयात करेंगे। पहली बात तो ये समझो इस प्रोसीजर में कम से कम 4 साल का समय लगेगा। किसी कंपनी को आपको स्टेबल करने में, बनाने में, फिर उसमें बाकायदा यथावत सुचारू रूप से सब चलाने में लगभग 3 से 4 साल का समय लगता ही है, 2-3 साल का। अब आप बताओ क्या इतने दिन तक के लिए जो लोग हैं उन पे ओवरलोड नहीं लगेगा? अगर कोई वस्तु ना 100 रुपये की आ रही थी तो वो अब 150 की आएगी, तो आपने टैरिफ लगा दिया। भाई कोई आदमी दूसरे की गाड़ी क्यों खरीदता है, दूसरे से कोई वस्तु क्यों खरीदता है? तो सस्ती पड़ती है। आप और लेमन लैंग्वेज में समझो, मेरा उद्देश्य सिंपल है कि आप लोगों को समझ में आ जाए, बिल्कुल सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में। भाई हम लोग महिंद्रा की, मारुति सुजुकी की, होंडाई की इन गाड़ियों को क्यों खरीदते हैं? हम टेस्ला क्यों नहीं खरीद लेते? हम BYD क्यों नहीं खरीद लेते? हम जो जैगवार क्यों नहीं खरीद लेते, है ना, रेंज रोवर क्यों नहीं खरीद लेते? उसके पीछे का क्या कारण है साथियों कि जैसे टेस्ला गाड़ी हम BMW या ऑडी, अगर ये गाड़ी हम भारत में इंपोर्ट करते हैं ना तो इन पर टैरिफ लगता है, इनकी वैल्यू से दुगना, मतलब 100% तक का कुछ गाड़ियों पर टैरिफ है। तो हम सोचते हैं कि यार जितने रुपए की गाड़ी की कीमत नहीं है उससे ज़्यादा का तो टैरिफ है, तो क्यों ना हम भारत में बनी हुई गाड़ी खरीद लें। इसलिए हम गाड़ी खरीदते क्योंकि सस्ती पड़ती है हमें। अब सेम कंडीशन अमेरिका में है। अमेरिका भारत से जो बाहर से देशों से प्रोडक्ट आते हैं वे उन्हें सस्ते पड़ते हैं, इसलिए वो प्रोडक्टों को खरीदते हैं। अगर कोई वस्तु उन्हें बाहर से लाने से पड़ रही है 80 रुपये की और वही वस्तु अमेरिका की बनी हुई है वो पड़ रही है उन्हें 120 की, तो भाई साहब कोई भी हो लेकिन वो जो वुमेन नेचर है ना सबका सेम होता है। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई अमेरिका में रहने वाला है, कोई जापान में रहने वाला है, सबका वुमेन नेचर सेम होता है कि वो किसी भी 1 रुपये के सामान के लिए 2 रुपये खर्च नहीं करता, कि इन द सेंस ज़्यादा बड़ा देशभक्त ना हो। भाई पहली बात तो इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा वो भारत के शेयर बाज़ारों को मिलेगा, भारत की कंपनियों को मिलेगा। और इसीलिए आज मतलब देखो कुछ सेक्टर ऐसे हैं, अगर सेक्टर रोटेशन की बात करें जिसमें फार्मास्यूटिकल है, ठीक है, पावर जनरेशन है ना, और तुम्हारा टेक्सटाइल है, तो ये तो फ़ायदा मिलना ही मिलना स्वाभाविक है। जो 1 लाख करोड़ मतलब 80,000 करोड़ का भी एक्सपोर्ट करता है भारत जो है दवाइयाँ अमेरिका को। टेक्सटाइल बांग्लादेश से खरीदेंगे नहीं, बांग्लादेश को इसलिए नहीं ऑर्डर आएगा, महंगी पड़ेगी उन्हें, भारत में सबसे सस्ती पड़ेगी तो लोग बाग भारत में आएंगे। यही कारण है कि उनकी जो इकोनॉमी इतनी मतलब ये मान के चलो अभी भी 2 से 2,500 पॉइंट का गैप बना हुआ है वहाँ पर। जो डाउ जोन अभी 40,000 में चल रहा है वो 38,000 तक जा सकता है। और अभी तो IT से तो दूर ही रहने का समय है। IT में तो बिल्कुल भी भूल कर भी हाथ मत डाल देना। IT मतलब जैसे विप्रो, इन्फोसिस, TCS, है ना, इन कंपनियों से भी थोड़ा सा दूरी बना कर रखना, क्योंकि ये जो है ये एक तरह से इनका मेजर कॉम्पोनेंट होता है नेस्डेक। जब नेस्डेक अमेरिका का चलेगा तो ये कंपनियां बूम पकड़ती हैं। अभी जो ना अगर आपको पूरा बाजार नहीं दौड़ता नजर आएगा, आपको सेक्टर वाइज पर्टिकुलर स्टॉक नजर आएंगे दौड़ते हुए, ये देख लेना। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला है ना उसके पीछे लोगों की दूसरे देशों की प्रतिक्रिया आनी चालू हो गई है। भाई तुम्हारा रूस का तो कोई लेना देना है नहीं, जापान और तुम्हारा चाइना और साउथ कोरिया, इन तीनों देशों ने सहमति बना ली है कि हम इसका डट कर मुकाबला करेंगे। भारत ने भी कोई किसी तरफ से कोई कुछ बोला नहीं है, ना इसकी कोई प्रतिक्रिया दी है। सीधी सी बात है, इसका जितना भी टैरिफ अमेरिका ने लगाया है इस टैरिफ का भारत को एक ये समझ लो कि मौका है, अपॉर्चुनिटी है। भारत की जो कंपनियां हैं उनके लिए एक मौका है,
क्योंकि ऑर्डर भारत में ही आने वाले, कहीं नहीं जाएंगे। पाकिस्तान जाएंगे नहीं, बांग्लादेश जाएंगे नहीं, चाइना जाएंगे नहीं, ताइवान जाएंगे नहीं, रूस से उसकी बनती नहीं है। फ्रांस में जो जितने भी यूरोप में है, यूरोप में इतना सस्ता कोई टेक्सटाइल दे नहीं पाएंगे, तो वो जो ऑर्डर आएंगे वो भारत में ही आएंगे। इसलिए घबराने की बात है नहीं। जो ये अभी हाई हुल्ला मचा है, इस हाई हुल्ला में अमेरिका के बाजार जितने गिरे हैं ना, भारत का शेयर बाजार उतने कुछ भी नहीं गिरे, मतलब ना के बराबर है। क्यों क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि वहाँ 6% नैस्डैक गिर गया है। अगर वहाँ के डाउजोन की बात करें तो 1400 पॉइंट, मतलब 4% तो डाउजोन गिर गया है। बहुत भयंकर गिरावट है वहाँ पे। और ट्रम्प साहब के जो बयान है वो तो बिल्कुल है, उनको तो होना ही था। और आप तैयार हो जाओ, एक बड़ी रिकवरी आने वाली है। अब वो कितनी रिकवरी आने वाली है वो तो भगवान ही बताएगा, और मुझे तो नहीं लगता। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि इस टैरिफ से किसी को फ़ायदा मिले ना मिले, भारत को फ़ायदा मिलेगा। और भारत के जो शेयर बाजार हैं वो अब एक तरह से उन्होंने बेस बना लिया अपना। बेस क्यों बना लिया? आप कुछ कंपनियों को देख रहे होंगे जो भी टेक्निकली समझते हैं, उनको एक होता है RSI, रिलेटिव इंडेक्स। अगर उसकी बात करें तो कुछ कंपनियों का जो RSI है वो 60 के आसपास चल रहा है। 60 के आसपास जनरली बेहतर माना जाता है। किसी आप पावर जनरेशन वाली कंपनी को उठा कर देख लो, चाहे हेल्थ केयर हॉस्पिटल को उठा के देख लो, चाहे फार्मास्यूटिकल की कंपनियाँ उठा के देख लो, भाई अच्छे सेक्टर रोटेशन होगा। अभी सेक्टर रोटेशन का समय है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो चिंता नहीं करें, बिल्कुल चुपचाप अपने एकांतवास से अच्छी कंपनियां उठाएं और चुप से बैठे रहें। रुपया हमारा बढ़िया मजबूत हो गया। शायद डॉलर के अगेंस्ट में जैसे डॉलर गिरता है ना, तो सोना भी शायद बॉटम बना चुका है, क्योंकि सोने ने भी अभी जो उसका लाइफ टाइम हाई था ना, उससे नीचे आके अभी चल ट्रेड कर रहा है। एक समय की बात थी साथियों कि दुनिया में जो युद्ध के ऊपर आदमी मरता था, अब युद्ध से नहीं, अब टैरिफों से मरता है। क्योंकि वस्तुएं महंगी हो जाती है, वस्तु महंगी हो जाती है तो अमेरिका का जो कंजप्शन का बाजार है ना, अमेरिका दूसरे देशों से प्रोडक्ट खरीदता है और अपना लाइफ एंजॉय करता है। दूसरी बात है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग उतनी है नहीं जितनी चाइना में है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो जो विकासशील देश हैं उनमें मैन्युफैक्चरिंग हब है। जैसे भारत है, विकासशील है, अभी विकसित नहीं हुआ। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हब है। भारत के अंदर जितनी टोटल गाड़ियाँ प्रोड्यूस होती है ना, उससे ज़्यादा तो चाइना जो है एक्सपोर्ट करता है दूसरे देशों को। तो इससे देख लो आप, चाइना को एक तरीका और है कि चाइना को अपनी जो वैल्यू, करेंसी की वैल्यू है ना, उसको डीवैल्यू करनी पड़ेगी। तब चाइना अगर अपनी करेंसी की वैल्यू को डीवैल्यू कर देता है तो उसकी करेंसी कमज़ोर हो जाएगी और डॉलर के मुकाबले, तो थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन चाइना को तो वो फूटी आँख नहीं समाता अमेरिका। भाई अमेरिका से चाइना का व्यापार है, इसलिए ढक रही है गाड़ी, नहीं तो अमेरिका चाइना को किसी आँख से भी देखना पसंद नहीं करता किसी कीमत में। तो भारत को तो वो खुल के बोलते हैं कि भारत मेरा दोस्त है, भारत मेरा दोस्त है। और इसीलिए तो बांग्लादेश को उन्होंने चटका दिया था, बोला नहीं नहीं, ये तो सब चिल्लर आदमी, इनसे क्या बात करूँ मैं, चिल्लर आदमी से बात ही नहीं करनी मुझे। तो इसीलिए तो बांग्लादेश जाकर चाइना की गोद में बैठ गया। देखो होता क्या है कि तुम्हारा दोस्त और मेरा दोस्त, अगर दोनों के दोस्त दोस्त, हम तीनों दोस्त हैं तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा दुश्मन है मेरा दुश्मन है तो हम दोनों भाई भाई हो गए ना भाई। वो ऐसा होता है, दो दुश्मन एक साथ मिल जाए तो वो भाई भाई हो जाते हैं। सेम भाई पाकिस्तान, अमेरिका ने टटकार दिया, बांग्लादेश को ऐड देनी बंद कर दी, मदद देनी बंद कर दी, पैसा देना बंद कर दिया, उसे टटकार दिया। चीन को वो फूटी आँख नहीं समा था। तो इन तीनों का जो आका बन गया वो चीन बन गया है कि यार ठीक है, तुम्हें ऐड नहीं दे रहा ना अमेरिका, हाँ नहीं दे रहा, मदद नहीं दे रहा ना, नहीं दे रहा, अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है तुम इधर आ जाओ, मैं सब संभाल लूँगा। तो ये सब ये पिदलग्गू देश हैं, कहीं कुछ नहीं। भारत को वो खुल गए इसलिए सपोर्ट करता है कि भारत में अपनी आप में एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, 145 करोड़ की पॉपुलेशन है। और दूसरी बात है कि भारत उसकी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान करेंगे। ये झिंगालाला है, मतलब ये जितनी अमेरिका की ज़रूरतें हैं ना, चाहे फार्मास्यूटिकल को लेके हो, चाहे टेक्सटाइल से रिलेटेड हो, चाहे तुम्हारा केमिकल से रिलेटेड हो, चाहे ज्वेलरी या जो भी प्रोडक्ट है, क्योंकि भारत के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, KI इंडस्ट्रीज है, पॉलीकैब है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, वो अमेरिका की हर ज़रूरत पूरी कर सकती हैं जो चाइना करता है। अगर भारत से अमेरिका की अच्छे संबंध हो रहे हैं या टैरिफ लगाया है, इस पर और भी कुछ रियायत मिल जाती है और चाइना से कुछ प्रोड्यूस भारत की तरफ डाइवर्ट हो जाता है कि हम भारत से लेंगे। ऐसी बात है कि उतना बेहतर ना बना पाए, पर लेकिन इस चीज़ का भारत को पुरजोर फ़ायदा मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से गोल्डन कार्ड फेंका है भारत की तरफ। अगर भारत उसको कैच कर लेता है, भाई भारत से भी रुसवाई हो सकती है, नाराज़गी हो सकती है। अगर भारत बोल दे कि मैं चीन और तुम्हारा साउथ कोरिया और जापान के साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ में युद्ध लड़ूंगा, तो हो सकता है टैरिफ युद्ध लड़ूंगा, हो सकता है उस पर 52% कर दे कि मैं तुम मेरे पर 52 लगाते, मैं 52 लगाऊंगा।
52 उन्होंने कहाँ से निकाला, वो उनका लॉजिक है, उनका गणित है। लेकिन अब तरीका यही है कि चुपचाप बैठकर धीरे से सेटल कर लिया जाए मामले को कि ठीक है थोड़ा बहुत तुम कम कर लो, थोड़ा बहुत हम कम कर लें। और जितनी भी कंपनियां हैं सब भारत में सेट, पूरा ऑर्डर भारत आए, जितने ऑर्डर हैं भारत आए। भारत के अंदर क्षमता है, भारत इतने दे सकता है। भारत की आज अगर बात करें, तुम्हारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, जो भारत अपनी मिसाइलें बना के, ब्रह्मोस मिसाइल है, ऐसी जो मिसाइलें बना के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है ना, वो ऑल टाइम हाई पे है। उनका डॉलर ऑल टाइम लो पे चल रहा है, 110 पे चल रहा था, हमारा शेयर बाजार कितना गिर गया था, घबरा रहे थे। अब ये समय घबराने का नहीं है, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जब भी डॉलर कमज़ोर होगा, रुपया मजबूत होगा तो घबराना नहीं है। अगर रुपया कमज़ोर हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है तो घबराना है, क्योंकि रुपया कमज़ोर होता है तो एफआईआई और भागते हैं। जब रुपया मजबूत होता है, डॉलर कमज़ोर होता है तो एफआईआई आते हैं। और अगर एफआईआई ने जैसे पिछले अभी करा, उन्होंने पिछले महीने में खरीदारी की है, अगर एक दो बार धड़ाधड़ और खरीदारी कर दी, अगर पिछले 10 दशकों की बात करें, 10 सालों की बात करें, तो 10 में से 8 सालों तक जो अप्रैल सीरीज का महीना होता है उसमें हमेशा पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब ये तो टैरिफ वाली सिचुएशन आ गई, इस वजह से थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा मार्केट में, उतार चढ़ाव लगा रहेगा, ऊपर आना नीचे जाना, नीचे जाना ऊपर आना बना रहेगा। आपको फंडामेंटली कंपनी, अच्छा बिजनेस मॉडल हो, जिनका फ्यूचर में डिमांड हो, ऐसी कंपनियां उठा के और रख लो। मतलब बात समझो, बात कभी भी कॉल पुट करने में पैसा नहीं बनेगा। देखो साथियों, मैं इतने दिन से आपको वीडियो बना रहा हूँ, कभी मैंने आपको एफएनओ करने की सलाह नहीं दी, क्योंकि एफएनओ में कभी पैसा नहीं बनेगा। आप लाग कर लो, हो सकता है 100 में से 2 आदमी कमाते हो, लेकिन साथियों रूल नहीं होता 2 आदमी पर लागू हो। रूल वो होता है जो कम से कम 50% लोगों पर लागू हो। रूल ये है कि भाई 80% 90% लोग जो है ना एफएनओ में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में नुकसान करते हैं। पैसा कहाँ बनता है? पैसा बनता है सेविंग में। सेविंग कैसा? मतलब किसी भी कंपनी को, अच्छी फंडामेंटली कंपनी, उसे चुप से अच्छे पी रेशो पर मिल रही हो, सस्ती वैल्यूएशन पर मिल रही हो, उठाकर रख लो, चुपचाप बैठ जाओ। मैं बोल रहा हूँ पैसा बन जाएगा, नो डाउट, पर घबराना नहीं है। अमेरिका के जैसे आते रहेंगे कि उन्हें तनाव बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया। एक्चुअल में भारत के लिए कुछ नहीं बढ़ा है, भारत के लिए सब अच्छा है। चिंता किसे करनी है? चिंता उन्हें करनी है जिन पर ज़्यादा लगा है, जिस पर कम लगा है उस पर कुछ नहीं। ऐसा समझो यार, सीधी सी बात है। एक बात तुम बिल्कुल, मैं लेमन लैंग्वेज में और क्लोज करना चाहता हूँ। अमेरिका ने सब पर टैरिफ लगा दिया, 10 आदमी खड़े किए, उन 10 के 10 पर टैरिफ लगा दिया। वे 10 के 10 लाला है, मतलब वो सामान बेचते हैं, है ना, गेहूँ बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, है ना। अब उनने बोला कि मैं सब पे टैरिफ लगा रहा हूँ, किसी पर 10%, किसी पर 20, किसी पर 50, किसी पर 80, किसी पर 70। जिस पर 10% लगाया है तो सीधी सी बात है 1% आपको आड़त देनी है, ठीक है। अगर आप कोई 100 रुपये का सामान खरीदोगे तो 10 रुपये उसकी आड़त होगी, ठीक है। एक आदमी पे लगा 80 रुपये का टैरिफ, मतलब अगर तुम 100 रुपये का सामान खरीदोगे तो 80 रुपये उसकी आड़त होगी, मतलब वो तुम्हें 180 रुपये का सामान पड़ गया। तो सीधी सी बात है, आप कहाँ खरीदोगे? आप उससे खरीदोगे ना जिस पर सबसे कम टैरिफ लगा है। हम पे लगा है कम। और जिन जो EU है या यूरोप है, यूरोप में जो ब्राज़ील है, उनमें कहीं कुछ नहीं है। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, बाजार में अभी सही समय है। अच्छे फंडामेंटली कंपनी उठा कर चुप से बैठ जाओ, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना, एफएनओ नहीं करना। अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही काम करें। फाइनेंशियल डिसीजन जो भी लें अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के लें। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।